हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज के टॉपिक में बेटा अपन पिछले लेक्चर को जोड़ते हुए कंटिन्यू करते हैं, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको जो है वो अनादर्श विलयन और आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या डिफरेंस अंतर है उसके बारे में डिस्कशन किया था। नेक्स्ट वन उसी में कंटिन्यू करते हैं। यहाँ आज का जो अपना टॉपिक होगा, आज का जो हिस्सा होगा वो होगा अनादर्श विलयन के टाइप्स। अनादर्श विलयन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो आज की अपनी जो हेडिंग होगी वो होगी अनादर्श विलयन के प्रकार, कि अनादर्श विलयन जो है वो कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि अनादर्श विलयन जो है, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अनादर्श विलयन जो है वो मूल रूप से दो प्रकार का होता है, जो राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग चलता है। कि जो राउल्ट के नियम को, अनादर्श विलयन तो वो है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, लेकिन जब पालन नहीं करेगा तो वहाँ पे दो स्थितियाँ बनती है, जो मैंने तुम्हें पीछे भी समझाई थी कि वो दो स्थितियाँ आपकी कौन सी हो सकती हैं। एक तो धनात्मक स्थिति भी हो सकती है और एक ऋणात्मक स्थिति भी हो सकती है, कि जो राउल्ट के नियम से अबव ऊपर रिजल्ट दे और जो राउल्ट के नियम से लो रिजल्ट देता हो। तो एक तो पॉजिटिव हो गया और एक नेगेटिव हिस्सा हो गया। तो इस आधार पर अनादर्श विलयन है अपने पास मूलतया दो प्रकार का होता है। ठीक है, लिखना नहीं है अभी कुछ। अब इसमें जो है फर्स्ट लेंगे कि जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, ये वाला, और सेकंड होता है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो यहाँ फिलहाल मैं केवल एक को डिस्कस करूंगा, एक को ही समझेंगे। अगर वो समझ में आ गया तो फिर अगला हिस्सा आसान हो जाएगा। तो पहली जो स्थिति होगी कि अनादर्श विलयन है, उसमें अपन जो मूलतः पॉइंट लेंगे, अभी लिखना नहीं है। अनादर्श विलयन जो है, अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है। विलयन दो प्रकार का होता है। ए, जो राउल्ट के नियम से, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, और बी, जो राउल्ट के नियम से, जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार अपने पास इसके दो टाइप होंगे। क्लियर है? तो पहले आप जो है वो हेडिंग डालोगे अनादर्श विलयन के प्रकार। इस हेडिंग को डाल के पॉइंट लिखोगे इसके नीचे, अनादर्श विलयन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट, ए, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, कथन पूरा लिखना है। और दूसरा होगा जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। पॉइंट पूरे लिखना है यहाँ पे, जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। और इसमें अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी ए। फर्स्ट हेडिंग फिर डालना है जो अपन डिस्कस करेंगे आज, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, ये अपनी फर्स्ट हेडिंग होगी, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग ये डालना है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब पहले समझना, उसके बाद में लिखाऊंगा मैं। हेडिंग आपने नोट कर ली होगी। अब धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले
अनादर्श विलयन कौन कौन से हैं, उनके लिए कंडीशंस जो है वो शर्त क्या है। पहले तो ये समझो देखो कि राउल्ट का नियम क्या था। राउल्ट का नियम था वो था P इक्वल PA प्लस PB बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB, ये हो गया P विलयन के लिए। ये अपने पास जो है वो राउल्ट का नियम था, ये राउल्ट का नियम कहलाता है। और जो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा था वो आदर्श विलयन था। यहां पढ़ रहे हैं क्या, अनादर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो अब जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है तो जाहिर सी बात है ये कंडीशन मेरे पास कभी भी नहीं होगी। पिछले लेक्चर के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने बताया था कि पी ए बराबर जो है वो इक्वल नहीं है पी नॉट ए और एक्स ए के। इसी प्रकार किया था पी बी, ये इक्वल नहीं है पी नॉट बी एक्स बी के। अगर ये कंडीशन है तो विलयन कैसा हो गया, अनादर्श विलयन। और ये कंडीशन है तो कैसा हो गया, आदर्श विलयन। तो अपन हिस्सा जो पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं अनादर्श विलयन, इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही, चर्चा ही नहीं हो रही है। तो ये चीज़ तो अपनी लागू होगी नहीं। मेन चीज़ अपनी मूलतया ये है कि जब ये बराबर नहीं है, अब ये बराबर नहीं है तभी तो अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा हुआ है कि जब ये बराबर नहीं है तो इसमें से ज़्यादा कौन है, ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है कि नहीं, ये कम है या फिर ये ज़्यादा है। तो दो स्थितियाँ हो गई कि इन दोनों में से ज़्यादा कौन है, और उसी आधार पे अनादर्श विलयन को दो भागों में बांट दिया, धनात्मक और ऋणात्मक में। अब कब धनात्मक होता है और कब ऋणात्मक होता है, उसके लिए कथन है कि आपने जो अवयव लिया है, इसको समझना ध्यान से, आपने जो अवयव लिया है, अवयव का मतलब विलय लिया है या विलायक लिया है, जो भी लिया है, जो मेरे पास अवयव है, जैसे मैंने पहले ले लिया विलय की बात कर रहा हूं। मेरे पास मान लिया ये विलय है, पी ए विलय है, मैंने मान लिया ये विलय का जो है वाष्प दाब है, क्लियर, इसका आंशिक वाष्प दाब है। तो विलय का जो आंशिक वाष्प दाब है या जो विलय का वाष्प दाब है वो इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये पी ए नोट है शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, इसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब और विलय के मोल अंश के गुणा के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो वहां दो स्थितियां हो गई। यदि अगर पी ए का वाष्प दाब, इसका आंशिक वाष्प दाब ज्यादा है और इनका आंशिक वाष्प दाब, इनके वाष्प दाब की वैल्यू, ये वैल्यू जो है वो कम है, पी ए का मान ज्यादा है, पी नॉट ए एक्स ए का मान कम है। इसी तरीके से पी बी का मान ज्यादा है और पी नॉट बी और एक्स बी का मान कम है। तो उस कंडीशन के अंदर जो विलयन बनेगा वो बनता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाला, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला होता है अनादर्श विलयन। यानी पी ए का मान ज्यादा होना चाहिए, इनका मान कम होना चाहिए, पी बी का मान ज्यादा होना चाहिए और इनका मान कम होना चाहिए। तो जब इनका मान ज्यादा होगा पी ए और पी बी का, तो उस स्थिति के अंदर जो विलयन निर्मित होंगे वो होंगे धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। क्लियर है, आ गई बात समझ में। तो ये तो अपनी पहली शर्त हो गई कि इनका मान ज्यादा होना चाहिए। तो अब अगर इनका मान ज्यादा है तो कंडीशन कैसी हो जाएगी कि पी ए, इसकी वैल्यू ज्यादा हो पी नॉट ए एक्स ए से, इसी प्रकार पी बी, इसकी वैल्यू ज्यादा हो पी नॉट बी एक्स बी सी। इस तरीके से अपने पास कंडीशन दी हुई। अगर ये कंडीशन है, ऐसी कंडीशन है, तो क्या होगा, धनात्मक विचलन। ये एक शर्त है। अगर जब भी मेरे पास ऐसा रिजल्ट आएगा तो विलयन कैसा होगा, धनात्मक विचलन। आ रही है बात समझ में। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये कंडीशन है आदर्श विलयन के लिए कि वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहे हैं। मेरा टॉपिक चल रहा है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन वो होता है जब कंडीशन ये हो। अब अनादर्श विलयन में कंडीशन ये हो गई तो उसको फिर मैंने दो कैटेगरियों में बांट दिया कि पी ए का मान ज़्यादा है कि पी नॉट ए एक्स ए का मान ज़्यादा। ज़्यादा किसका, इनका ज़्यादा है या फिर इनका ज़्यादा है।
तो उस आधार पे मैंने इसको दो भाग में बांटा, धनात्मक और ऋणात्मक। अब हेडिंग चल रही है, वो चल रही है धनात्मक विचलन। किस शर्त के अंदर, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर धनात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। तो धनात्मक विचलन कब प्रदर्शित होगा, जब मेरे पास स्थिति ये दी हुई हो ऐसी, पी ए का मान ज्यादा हो, पी नॉट ए एक्स ए इसकी वैल्यू कम हो, पी बी का मान ज्यादा हो, पी नॉट बी एक्स बी का मान कम हो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित होगा। ये इसकी पहली शर्त। नंबर 2, अभी लिखना कुछ नहीं है, सारा समझा रहा हूं, एक बार समझ लो, उसके बाद में लिखेंगे इसे। सेकंड जो स्थिति है, दूसरी स्थिति की बात करें तो ये स्थिति तो अपने पास आ गई। सेकंड स्थिति क्या दी जा सकती है कि डेल्टा वी मिश्रण, डेल्टा वी मिश्रण ये है इक्वल 0 किसके, सारा रिपीट हो जाएगा, आदर्श अगर ये कंडीशन है, डेल्टा वी मिश्रण इक्वल नहीं है, ये कंडीशन है, तो कैसा हो गया, अनादर्श हो गया। अब डेल्टा वी मिश्रण 0 नहीं है और अनादर्श विलयन है, तो फिर होना क्या चाहिए, कैसा मान होना चाहिए। तो उसके लिए ये हो गया कि मेरे पास एक तरफ तो है विलयन, एक तरफ तो है मेरे विलयन का आयतन, ठीक है, और एक है विलय व विलायक का आयतन। एक तरफ तो है मेरे पास विलयन का आयतन और एक तरफ है विलय व विलायक का आयतन। क्लियर, विलय का कुछ आयतन लिया है, विलायक का कुछ आयतन लिया है, दोनों की मिक्सिंग की तो उससे विलयन का आयतन बन गया। अब वही कंडीशन हो गई कि ये बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं है तो किसका ज्यादा है, विलयन का आयतन ज्यादा है कि विलय और विलायक का आयतन ज्यादा है। जो आपने विलय और विलायक लिया था उसका आयतन ज्यादा हो रहा है कि जो आपने तैयार कर लिया विलयन उसका आयतन ज्यादा है। तो अगर विलय विलायक का ज्यादा है तो प्लस होगा कि माइनस होगा, विलयन का ज्यादा है या कम है तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो उस स्थिति के लिए मुझे क्या निकालना है, धनात्मक। तो धनात्मक विचलन उस कंडीशन के अंदर होगा जब विलयन का आयतन जो है वो ज्यादा हो और विलय व विलायक का आयतन क्या हो, कम हो। यानी डेल्टा एच मिश्रण की वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव, धनात्मक। डेल्टा वी मिश्रण का मान धनात्मक आना चाहिए। उस कंडीशन के अंदर कैसा विचलन होगा, धनात्मक विचलन। और कब होगा ये, विलयन का आयतन ज्यादा हो और विलय और विलायक का आयतन जो है वो अपेक्षाकृत क्या हो, कम हो। तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रदर्शित होगा वो कैसा होगा, धनात्मक विचलन। तो इन शॉर्ट सारांश में बात करूं तो विलयन का आयतन ज्यादा, विलय और विलायक का आयतन क्या हो, अपेक्षाकृत कम हो। अर्थात डेल्टा वी मिश्रण कैसा होना चाहिए, धनात्मक, पॉजिटिव होना चाहिए। तो विलयन कैसा हो जाएगा, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला। ये इसकी सेकंड शर्त है। तीसरी शर्त अपने पास जो है वो क्या थी, तीसरी शर्त थी वो थी डेल्टा एच की बात करें, एट इज इसी तरीके से डेल्टा एच मिश्रण इज नॉट 0, ये कंडीशन थी, ये अनादर्श विलयन के लिए कंडीशन थी। तो वही स्थिति हो गई कि अगर ये बराबर नहीं है तो एक तो विलयन के लिए है और एक आपका विलय और विलायक के लिए है। तो किसकी एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए, तो एंथैल्पी जो है वो अब अभिक्रिया पे डिपेंड करती है कि जब आप अभिक्रिया करवाते हो, विलय और विलायक के बीच में अभिक्रिया होगी तो फाइनल रिजल्ट विलयन जो बन रहा है। तो अगर अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी है, अब 11th का पोर्शन काम में आएगा ये, अगर आपकी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तो क्या होगा और ऊष्मा शोषी है तो क्या होगा। तो कुल मिला के मैं धनात्मक विचलन की बात कर रहा हूं तो आंसर मेरा धनात्मक ही आना चाहिए। जैसे डेल्टा वी धनात्मक आया तो धनात्मक विचलन हो गया। तो अब सीधी सी बात है, डेल्टा एच मिश्रण का मान भी क्या होना चाहिए, धनात्मक ही होना चाहिए, प्लस में ही होना चाहिए। नाम ही आंसर है धनात्मक विचलन। तो डेल्टा वी मिश्रण भी कैसा आना चाहिए, धनात्मक। डेल्टा एच मिश्रण कैसा आना चाहिए, धनात्मक। तो डेल्टा एच मिश्रण धनात्मक किनके लिए होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए होगा कि ऊष्मा शोषी के लिए। ऊष्माक्षेपी वो अभिक्रिया है जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वो है जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्वेशन होता है, एब्जॉर्व करती है ऊष्मा शोषी, है और एब्जॉर्व कर लिया।
ऊष्माक्षेपी जिसमें खुद में है उसको उसने बाहर निकाल दिया। तो अगर मेरे में ऊष्मा है, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, तो मेरी ऊष्मा के मान में क्या होगी, कमी होगी, एंथैल्पी मेरी क्या होगी, डाउन होगी। लेकिन मेरे में कुछ ऊष्मा निहित है और मैं और ऊष्मा को कवर कर रहा हूँ और ऊष्मा ग्रहण कर रहा हूँ, तो मेरा नेचर कैसा हो गया, ऊष्मा शोषी हो गया। पहले से था और एब्जॉर्ब कर लिया और ग्रहण कर लिया, तो मेरी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एंथैल्पी बढ़ती है तो जाहिर सी बात है डेल्टा एच मिश्रण का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और किसके लिए होगा, ऊष्मा शोषी के लिए, जो ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, ग्रहण करेगा। बाहर निकाल दिया तो कम हो गई, ठीक है, तो कम हो गई तो माइनस में जा रहा है, तो ग्रहण की जाएगी। तो जो अभिक्रियाएं ऊष्मा शोषी नेचर की हैं, ऊष्मा का अवशोषण करती हैं, वो सारी की सारी धनात्मक विचलन दर्शाती हैं। क्लियर है। तो डेल्टा एच मिश्रण जो है वो धनात्मक होना चाहिए। कैसी अभिक्रियाओं के लिए होगा, वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए। तो उस कंडीशन के अंदर मेरा जो विलयन होगा वो कैसा होगा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। क्लियर। तो ये जो स्थितियां हो गई वो हो गई आपकी धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन की। एक कंडीशन और जो अपने उस अंतर से भी उठ के आती है कि किनके बीच का आकर्षण बल ज्यादा होना चाहिए। विलयन ए और बी के बीच का आकर्षण बल ज्यादा होना चाहिए कि ए या बी बंद बी, इनके बीच का आकर्षण बल ज्यादा होना चाहिए। किनके बीच का आकर्षण बल जो है वो अधिकतम होगा, तो उस कंडीशन के अंदर मेरा धनात्मक विचलन बनेगा। तो किसका आकर्षण बल प्रबलतम हो, विलयन का आकर्षण बल प्रबलतम हो कि विलय या विलायक के बीच में आकर्षण बल प्रबलतम हो। बताओ, इतना पढ़ लिया तो इसका आसान होना चाहिए। आकर्षण बल कहाँ मजबूत है, कहाँ ज्यादा होगा, किस कंडीशन के अंदर आकर्षण बल अधिकतम है, सोच के बताओ फटाफट, 1 सेकंड देता हूं। सोच लिया होगा किनका आकर्षण बल प्रबलतम है। ए और बी, ए बंद ए और बी बंद के बी, इनके बीच का जो आकर्षण बल है वो विलयन के बीच उपस्थित आकर्षण बल से प्रबलतम होगा। इनका आकर्षण बल ज्यादा होगा, इनका आकर्षण बल अपेक्षाकृत क्या होगा, कम होगा। ठीक है। और इनका आकर्षण बल कम होगा तभी तो आयतन फैलेगा। अगर इनका आकर्षण बल प्रबलतम हो गया तो सिकुड़ जाएंगे, आयतन कम हो जाएगा, नजदीक आके इकट्ठे हो जाएंगे। इनके बीच में आकर्षण बल कम है तो ये दूरी ज्यादा ग्रहण करेंगे, और दूरी ज्यादा ग्रहण करेंगे तो इनका आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो लिखा है विलयन का आयतन ज्यादा, विलय और विलायक का आयतन कम। तो आयतन किनका कम होता है, जिनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा प्रभावी, एक दूसरे के करीब आके बैठ जाएंगे। तो करीब आके बैठ गए तो आयतन कम हो गया, इसका मतलब आकर्षण बल ज्यादा है। आयतन ज्यादा है इसका मतलब उनके बीच की दूरी ज्यादा है, एक दूसरे से दूरी पे हैं, और दूरी पे है तो आयतन ज्यादा हो गया, और दूरी ज्यादा है तो आकर्षण बल क्या हो गया, उनके बीच में कम हो गया। तो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन में जो आकर्षण बल है उसका मान कम, और विलय और विलायक के बीच में जो आकर्षण बल है उसका मान क्या होता है, ज्यादा। ठीक है, कि इनके बीच में आकर्षण बल का मान विलयन के आकर्षण बल से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर कैसा विचलन होगा, धनात्मक विचलन। अब फिर बात आती इनके एग्जाम्पल्स की कि इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो उनको पहले ही अपन ये थ्योरेटिकल पोर्शन लिखेंगे, उसके बाद में अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट अप टू, पहले हेडिंग डालो, वो हेडिंग तो अपन डाल ही चुके, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन, और इसके नीचे पॉइंट लिखोगे। फर्स्ट पॉइंट, पहला नंबर 1, रेगुलर समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट है, वे विलयन जिनके लिए विलायक यानी ए बंद ए
तथा विलय विलय तथा विलय विलय बी। वो आप कुछ भी मान सकते हो, आप ही डिपेंड करता है ए मानते हो या उसको बी बंद बी मानते हो। वे विलयन जिनके लिए विलायक बंद विलायक तथा विलय बंद विलय में अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान विलायक बंद विलय यानी ए बंद बी। आकर्षण बल का मान विलायक बंद विलय यानी ए बंद बी के आकर्षण बल की तुलना में अधिक होता है। सेकंड पॉइंट, धनात्मक विचलन के लिए आवश्यक शर्तें निम्न है। धनात्मक विचलन के लिए आवश्यक शर्तें निम्न है। अब इनकी शर्तें कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है अपने पास पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए तथा पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। ये फर्स्ट शर्त है। सीधा लिखेंगे ये पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए तथा पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। ये पहली शर्त। सेकंड, नंबर 2, दूसरी शर्त की बात करें इसमें तो वो क्या होगा? डेल्टा वी मिश्रण बराबर क्या हो? पॉजिटिव धनात्मक अर्थात विलयन का आयतन अधिकतम हो। विलयन का आयतन अधिकतम हो। ये इसकी सेकंड शर्त। नंबर 3, तीसरी शर्त की बात करें। तीसरी शर्त क्या होगी इसके लिए? डेल्टा एच मिश्रण वो क्या हो? पॉजिटिव हो। अर्थात अभिक्रिया ऊष्मा शोषी प्रकृति की हो। जब आप सॉल्यूशन बना रहे हो तो उस सॉल्यूशन का नेचर जो है वो कैसा होना चाहिए? ऊष्मा शोषी प्रकृति का होना चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर जो मेरा होगा वो होगा धनात्मक विचरण प्रदर्शित करने वाला, ऊष्मा शोषी हो। ये इसके लिए जो है वो आवश्यक शर्तें। एक और कर सकते हो इसमें, नंबर 4 जो अपन ने बात की थी, ए और बी के मध्य
अंतरा आणविक आकर्षण बल इसका मान कम हो। ए अंतरा आणविक आकर्षण बल तथा बी बंद बी अंतरा आणविक आकर्षण बल। विलयन के बीच में जो अवयव हैं, विलयन के बीच में जो आकर्षण बल है उसका मान विलय और विलय के आकर्षण बल की तुलना में क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इनका ज़्यादा हो और इसका मान कम हो। तो कैसा विलयन बनेगा? धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला। ये इसकी आवश्यक शर्तें हो चुकी। अब यहाँ से इसका ग्राफीय निरूपण, इसके लिए ग्राफ की बात की जाए कि ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का होगा। तो नीचे पॉइंट लिखो। अब शर्त नहीं है, शर्त अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके नीचे पॉइंट लिखो। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले, शर्तें पूरी हो चुकी हैं, पॉइंट है अलग से इसी में। धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए, अनादर्श विलयन के लिए ग्राफीय निरूपण निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। ग्राफीय निरूपण निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। तो इसके लिए जो ग्राफीय निरूपण किस प्रकार से होगा, तो इसको ग्राफीय रूप से रिप्रेजेंट करें, तो इसके लिए मैंने पहले बताया था आपको राउल्ट का नियम आना चाहिए। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम, राउल्ट का ग्राफ ही इसका ग्राफ है एक तरीके से। तो पहला काम होगा अपने बस राउल्ट का ग्राफ तैयार करना कि राउल्ट के नियम का ग्राफ क्या था, वो कुछ इस तरीके से था, अगर याद हो। ठीक है, फिर ये बनाया था इसमें यहाँ ये था मेरे पास P बराबर PA प्लस PB, P टोटल, और यहाँ इस जगह मैंने किया था XA और XB, उससे संबंधित मान XB बराबर 0 है, XA बराबर मेरे पास जो है वो 1 है, XA बराबर 0 है और XB बराबर 1 है। इस जगह क्या था? मॉल भिन्न। ठीक है, और इधर जो मैंने लिया था वो लिया था वाष्प दाब। ये ग्राफीय निरूपण किसके लिए था? P0A के लिए, सॉरी PA के लिए। और ये जो ग्राफीय निरूपण था ये किसके लिए था? PB के लिए। तो इधर क्या हो गया था? इसके लिए हो गया था PB बराबर P0B XB, और इसके लिए हो गया था PA बराबर P0A XA। ये मेरे पास जो है वो ग्राफीय निरूपण था। इस तरीके से मेरे पास जो है वो कुछ कंडीशंस जो हैं वो क्रिएट की गई थी। ठीक है, तो जो आप ग्राफ ले रहे हो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपने पास वैल्यूएं होंगी कि अपने जो है वो वैल्यू क्या क्या चुनी है। तो ग्राफीय निरूपण का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि ग्राफीय निरूपण जो है वो किस तरीके से क्या दिया हुआ है। ठीक है, और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी किस तरीके से आपने क्या बना रखा है। अब यहाँ धनात्मक विचलन की बात करें, ये रटना नहीं है। ये ए और बी, मैंने पहले बताया था ए और बी को रटना नहीं है कि ए क्या मान, एग्जामिनर पे डिपेंड करता है ए क्या है बी क्या है, कुछ नहीं कहता है। तो मैंने वो भी बताया कि विलय किसको माना जाता है और विलय किसको माना जाता है। मैंने तो अवयव माना है, ये अवयव कि कौन सा अवयव क्या है। आप इसे जो है वो विलय मान रहे हो कि इसे आप विलय मान रहे हो, ये विलय है और ये आपका विलायक है।
यही है ना, ए को विलय मानना है और बी को क्या माना है मैंने, विलायक का माना है। विलायक का वाष्प दाब ज़्यादा होता है, विलय का वाष्प दाब जो है वो अप्रॉक्सीमेट क्या होता है, कम होता है। तो ये होल मोल ग्राफ बन गया था मेरे लिए राउल्ट के नियम में। अब यहाँ धनात्मक विचलन की बात होती है, तो धनात्मक विचलन में क्या होगा कि ये जो रेखा दी हुई है, इस रेखा के ऊपर जो है वो वाष्प दाब मिलता है मुझे इस तरीके से, ये ऐसे ही ये जो रेखा दी हुई है इसमें इस विलायक के लिए ये वाष्प दाब मिलता है मुझे, और फिर ये जो रेखा दी हुई है विलय के लिए, इसमें जो है ये ऊपर के लिए ग्राफ मिलता है ये। तो इनसे रेखाओं से जो मूल रेखा है, अपना मूल रिजल्ट है, जैसे ये रेखा है, मूल रिजल्ट ये है, तो धनात्मक में इससे ऊपर की ओर मिलेगा वाष्प दाब। ऐसे ही ये विलय के लिए है, तो इससे ऊपर की ओर मिलेगा वाष्प दाब। ये नेट आपका कुल है, विलयन के लिए कुल के लिए बता रहा है, तो इससे ऊपर की ओर मिलेगा वाष्प दाब। तो राउल्ट के नियम से जब ऊपर चलेगा तभी तो धनात्मक होगा। तो इस रेखा की जो ऊपर है, ऊपर का जो ग्राफ ही निरूपण मैंने किया है वो किसके लिए होगा, धनात्मक विचलन के लिए। तो ये धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन के लिए ग्राफीय निरूपण इस प्रकार से जो है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि अपना मूल क्या है और उससे जब धनात्मक होगा तो कैसा है और ऋणात्मक है तो फिर वो किस प्रकार का होगा। ये मूल था। फाइनल रिजल्ट ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये वैल्यू यहाँ है, ये वैल्यू आपकी यहाँ होगी। तो कुल मिला के जो है वो मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि होती जाती है। इस तरीके से इसमें जो है वो परिवर्तन को प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखना, ये जो ग्राफीय निरूपण है, ये वैल्यू ये है, ये जो वैल्यू है वो ये है, ये इसकी वैल्यू है ये, ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। कन्फ्यूज हो तो आप यहाँ इसको यूँ कर सकते हो, गलत मत कर देना इनको, किसकी वैल्यू क्या है, गलत मत कर देना इन चीज़ों को। यानी ये वैल्यू है ये पी ए बराबर है पी नोट ए एक्स ए, ये बढ़ गया वैल्यू। पी बी बराबर है पी नोट बी एक्स बी, और ये हो गया अब आपका सब मान बढ़ गया, तो पी बराबर हो गया पी ए प्लस पी बी। इस तरीके से है। कुछ लोग इसको भी मान के यहाँ कर सकते हैं पी बराबर, तो ये बढ़ा हुआ मान, तो फिर उसमें डैश दिखाना पड़ता है अपने को, ये डैश हो गया, डैश डबल डैश, इस तरीके से। तो ये आपका जो है वो संबंधित ग्राफीय निरूपण। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की। तो रेखाओं का ध्यान रखना, पहले मूल रेखा बनानी है, फिर उसके ऊपर की ओर अपने को डॉट देके ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट उदाहरण, पहला उदाहरण नंबर 1, जैसे उदाहरण के लिए मैं लेऊं तो मेथेनॉल प्लस आपका जल, वो हो सकता है मेथेनॉल प्लस जल। दूसरा एग्जाम्पल इसमें हो सकता है मेथेनॉल प्लस CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। नंबर 3 हो सकता है जैसे एथेनॉल प्लस जल, ये एग्जाम्पल हो सकता है। नंबर 4 की बात करूं, एसीटोन प्लस एथेनॉल, एसीटोन प्लस एथेनॉल, ये इसका एग्जाम्पल हो सकता है। नंबर 5 इसकी बात की जाए तो एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड हो सकती है, एसीटोन प्लस CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये जो हैं वो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अपने पास सॉल्यूशन। अब इसमें धनात्मक में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, ठीक है। जल का अंतराणवीय आकर्षण बल ज़्यादा होता है, मेथेनॉल का ज़्यादा होता है। जब इनकी मिक्सिंग की जाएगी तो अंतराणवीय आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा, अपेक्षाकृत कम हो जाएगा, तभी तो ये घुलेगा। मेथेनॉल इसमें घुलता है, तो चीज़ तभी घुलती है जब उनके बीच में, जब विलयन के बीच में आकर्षण बल क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहाँ इन सब के बीच में जो है वो आकर्षण बल कम होता जाता है जब इनको एक दूसरे के अंदर मिक्सिंग की जाती है। तो जब आकर्षण बल टूटेगा, वीक होगा, तो वो विलयन कैसा दर्शाएगा, धनात्मक विचलन दर्शाएगा। तो उनका आयतन बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी।
क्लियर है। तो यहाँ अपना जो है ये हिस्सा कंप्लीट होता है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाला अनादर्श विलयन। इसका नेक्स्ट अगला हिस्सा जो अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे।